गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो आज का जो क्लास है सो हमारा कैलकुलस का है। कैलकुलस में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे थे, याद है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमने डेफिनेशन देखा था कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीज करता है, तो उसका कंडीशन वगैरह देखा था। एक dy बाई डी एक्स अगर किसी इंटरवल में अगर फंक्शन का पॉजिटिव है, देन वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर इन दैट वेरी इंटरवल। किसी भी इंटरवल में dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं क्या? फंक्शन जो है सो डिक्रीजिंग इन नेचर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर इक्वल टू जीरो चाहे लेस इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा देन वी से दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इक्वल टू वाला जीरो वाला जो बात है वो नहीं होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब इक्वल टू जीरो वाला बात नहीं होगा, एकदम लेस देन जीरो होगा वो। ठीक है, तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। फिर हमने बात किया था कि एक डेफिनेशन और होता है कि y बराबर अगर कोई एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और x1 अगर ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन क्या है हमारा? इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो ये इंप्लाई करता है क्या? मतलब अगर आप x1 चूज करते हैं x2 से बड़ा है तो fx1 हमेशा fx2 से बड़ा होगा। तो इसको हमने ग्राफिकली दिखाया था कि आप देखिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो जैसे जैसे हम x एक्सिस पे पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे तो y का वैल्यू जो होगा सो हमको ज्यादा वाला वैल्यू मिलेगा। x1 पे जो वैल्यू मिल रहा है fx1 मिल रहा है, लेकिन x2 पे वैल्यू हमें fx2 ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ का प्रॉपर्टी है। ये फंक्शन का जो नेचर है इंक्रीजिंग इन नेचर है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इनइक्वलिटी। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो मामला कुछ उल्टा होता। x1 अगर लेस देन x2 है और फंक्शन fx अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता? मामला उलट जाता है, fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाता। तो इसको अप्लाई हम लोग करते हैं इनइक्वलिटीज को प्रूफ करने के लिए। वही चीज हमने यहाँ बताया था, राइट? सेम क्वेश्चन ये एक बार फिर से देख लीजिए। tan x को ग्रेटर देन x प्रूफ करना है जब x 0 से π/2 में लाई करता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो सबसे पहले हम लोग जो इनइक्वलिटी है उससे हम लोग एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एफ एक्स बराबर tan x माइनस एक्स क्या कर लिए? एक एक्सप्रेशन बना दिए। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ से। हाँ, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला। एफ डैश एक्स क्या आ गया? tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब tan स्क्वायर एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि x की वैल्यू जीरो लेना ही नहीं है, आपको डोमेन का ही पॉइंट नहीं है, तो इक्वल टू जीरो होने का केस नहीं होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो जब x ग्रेटर देन जीरो है तो x1 यहाँ पे x हो गया, x2 हो गया, जीरो हो गया। तो x1 ग्रेटर देन x2 अगर है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। तो उस ढंग से आप करोगे तो ये प्रूफ हो गया। उसी ढंग से x लेस देन साइन इनवर्स प्रूफ करना था। ये सब एक बार रिवाइज किए हैं सब लोग? हाँ जी, ये होमवर्क यस दिया था, कितने लोग किए हैं होमवर्क? यस सर, इसको सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व करना हो हाँ, गया। हो गया हो गया, सर ये। हो गया, किए हैं? गुड, यस सर। बढ़िया, अच्छा। आज हमने एक प्रॉब्लम सीट आप लोग को शेयर किया है। तो जैसे प्रॉब्लम सीट में अब आप लोग क्वेश्चन कौन कौन सा बना सकते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें रोज थ्योरम भी कराऊंगा, एलएमवीटी सीएमवीटी, इतना सारा चीज आप लोग को पढ़ना है। तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी आपको किस में आया है बताइए? अभी 66 का एग्जाम हुआ था, इससे पहले 65 वाला पेपर में एक क्वेश्चन आया था। आप उल्टा कर देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 65 में। ये क्वेश्चन कर लिए गुंजन, आपने कर लिया? यस सर, कर लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अभी आज अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ भी होमवर्क में ही दिया ही था, सिक्स्थ है उसी टाइप का है, सेवेंथ को भी करके देखिएगा।
8th एक क्वेश्चन है, ये रिपीट तो नहीं हो गया, ये अलग है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, इसको ही बनाना है। 9th क्वेश्चन है, इसको ही बनाना है। इतना कर लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है आराम से खींच लोगे आप, ठीक है। फिर रोज थ्योरम आता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, रोज थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। रोज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको बताऊंगा। आ जाइए आज रोज थ्योरम पे। कहता है कि लेट एफ एक्स बराबर 0 बी अ continuous function in A to B and differentiable in A to B, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एंड पॉइंट्स पे क्या है, वैल्यू बराबर है। देन देयर exists a point C belonging to A and B, मतलब A और B के बीच में कोई पॉइंट C है सो मिलेगा, such that f that C जो होगा so that will be equal to 0। तो कभी भी रोज थ्योरम अगर अप्लाई करना है, चाहे आगे हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे जिसपे इस बार 66 में भी क्वेश्चन एक पूछा है। ये जो दो थ्योरम है, इसको कभी भी आपको अप्लाई अगर करना है तो उससे पहले कोट करना भी जरूरी होता है, थ्योरम को लिखना जरूरी होता है। और थ्योरम को इस ढंग से लिखते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं। भाषा अलग अलग हो सकता है लेकिन जो एसेंस है वो छूटना नहीं चाहिए। एसेंस इसमें क्या क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंटिन्यूअस होना चाहिए कहां से कहां तक में, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल कहां से कहां होना चाहिए बताइए, ओपन इंटरवल ए टू बी में होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी अगर दिया हुआ है, ये भी एक कंडीशन है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ग्राफिकली इसको देखने के लिए ऐसा सोचिए, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कुछ फंक्शन ऐसा है, यहां पे है हमारा पॉइंट x बराबर a है और ये जो पॉइंट है हमारा x बराबर b है। तो x बराबर a टू b में फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, नो ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में। कंटिन्यूटी समझते हैं, हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखें ना फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि बिना पेन उठाए आप ग्राफ को खींच सकते हैं। किसी भी ग्राफ को अगर आप बिना हाथ उठाए एक बार में आप ग्राफ खींच लेते हो तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। चाहे उसको अदर वर्ड में बोलते हैं क्या, इफ इन एनी ग्राफ y बराबर एफ एक्स देयर इज नो ब्रेक इनसाइड, है ना,
तो उसको फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ए टू बी ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, ये एसेंस है ये, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, नो शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट हमें नहीं मिलना चाहिए। शार्प पॉइंट कौन सा होता है, और कॉर्नर पॉइंट, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। शार्प पॉइंट जैसे मान लो ग्राफ है कुछ ऐसा, जाके ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो ये शार्प पॉइंट हो गया ना। x इज इक्वल टू ए पे, ए के जस्ट बाद देखिए स्लोप तो कुछ ऐसा स्लोप जा रहा है, ए के जस्ट पहले स्लोप ऐसा जा रहा है, तो दो दो टेंजेंट बन रहा है ना। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे शार्प पॉइंट का एग्जिस्टेंस है। दैट्स व्हाई द फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है। तो जब भी हमको प्लॉट करना है होगा ग्राफ को, तो ग्राफ को एक बार प्लॉट करेंगे कि भैया फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब एक बार में फंक्शन खींच सकते हैं कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब शार्प पॉइंट तो कहीं नहीं अकर कर रहा है। अगर अकर कर रहा है इसका मतलब है कि रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। लोग रोज थ्योरम में गलतियां करते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी देख लेते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान यहां भी देना जरूरी है। कहां पे, रोज थ्योरम अप्लाई करने का तीन इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए टू बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जब शुरू का ही वाला बात नहीं हो रहा तो ज्यादातर जनरली स्टूडेंट एफ ए बराबर एफ बी देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। नहीं, उससे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी है हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है। ठीक है। अगर ये सब पॉसिबल है देन वी से दैट, अगर ये सब पॉसिबल है तो देन वी से दैट द फंक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर अप्लाइंग द रोज थ्योरम, है ना। रोज थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन अब हमारा एप्लीकेबल है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप देखो एक सी मिलेगा यहाँ पे, x बराबर सी कुछ यहाँ पे ऐसा मिलेगा, सच दैट एफ डैश सी का वैल्यू जो होगा सो 0 होगा। एफ डैश सी 0 हो रहा है। एफ डैश सी का मतलब 0 होने का मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे जो स्लोप आ रहा है सो 0 आ रहा है। वो कब होगा, जब x इक्वल टू सी पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तभी तो स्लोप उसका 0 होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है। स्लोप किसी लाइन का क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ y बराबर कुछ ऐसा है, mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो यहां से यहां तक जो थीटा है, तो स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप कुछ नहीं होता है, ये m होता है। और ये m की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, tan थीटा से डिसाइड करते हैं। तो इफ m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू अगर 0 होगी, देन वी कैन से दैट दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 होगा, नहीं तो पाई होगा, 2 पाई होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, n पाई टाइप का होगा। तो थीटा बराबर 0 है मतलब क्या हो गया, लाइन जो है सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चाहे कोई लाइन ऐसा भी ले सकते हो ना आप, एक्स एक्सिस ये है, इधर भी आप ऐसा ले लो, तो वो बात तो वही आ जाती है, सेंस तो वही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल हमेशा मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल पाई आ गया और यहाँ पे एंगल थीटा बराबर 0 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कोई अगर हॉरिजेंटल टेंजेंट अगर बन रहा है, इट मींस दैट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज गोइंग टू बी 0। हॉरिजेंटल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan थीटा tan 0 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। कोई वर्टिकल लाइन है, कोई वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा। लेट अस सपोज x बराबर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसका स्लोप कितना होगा, tan 90 हो जाएगा भाई। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां पे क्या कह रहा था, एफ डैश सी 0 होता है, तो यही तो एम एफ डैश एक्स होता है। एम क्या होता है, एफ डैश सी ही तो हो गया। एफ डैश सी का मीनिंग क्या है, एफ डैश सी stands for the slope of tangent at x is equal to c on the curve y बराबर fx. So if f डैश c बराबर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, f डैश c बराबर ये हो गया, ये m के बराबर हो गया, मतलब tan 0 हो गया। इसका मतलब ये 0 होगा। ये f डैश c 0 बराबर क्या हो गया, मतलब ये थीटा 0 हो रहा है ना, ये थीटा का वैल्यू 0 आ रही है। tan थीटा 0 का तो थीटा 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स एफ डैश सी अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का कोई भी फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश सी 0 हो रहा है, मतलब वो वाला पॉइंट पकड़िए जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, क्लियर है। ये हमने पूरा बात किया कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सी देखिए ए और बी के बीच में ही लाई कर रहा है ना, बीच में मतलब मिड पॉइंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही होगा, लेकिन हाँ इन बिटवीन ए एंड बी लाई करेगा, तो इसलिए बोलते हैं सी बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, ए और बी के स्ट्रिक्टली अंदर रहेगा वो। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन करके बताइए, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम ऑन एफ एक्स बराबर करके देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू भी निकालनी है। अटेम्प्ट कीजिए सब लोग, ग्राफ बनाइए, देखिए क्या हो रहा है। ग्राफ बनाने से आपको पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कोई शार्प पॉइंट तो नहीं आ रहा है। C is equal to 3/2 आता है क्या?
कर लिए सब लोग अटेम्प्ट? सर जी सर। आसान क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू बराबर 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ खींचना जान रहे हैं, कैसा ग्राफ होता है। ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 है, और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 है। तो सारा बताया था इस पे कहानी कि अगर a पॉजिटिव है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो ऊपर की तरफ खुलता है, तो ग्राफ है सो ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा पैराबोला। अब इस पैराबोला का रूट है x बराबर 1 और 2 है ना। तो ये पैराबोला क्या कॉन्टिन्यूअस है 1 to 2 में, 1 to 2 में, 1 से 2 तक में, यहां से यहां तक जो ग्राफ है, तो देखिए ना, इस ग्राफ को आप डायरेक्टली आप खींच सकते हैं, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो फ्रॉम ग्राफ we can see that fx बराबर 0 is continuous in कहां से कहां तक में, 1 से 2 तक में है, और इसमें एंड fx बराबर 0 is डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी है। ये कहां से कहां तक में है, इन 1 से 2 में, सिंस there is no corner point corner oblique sharp point in the interval। इस इंटरवल में ग्राफ का कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बराबर 0 इन द इंटरवल। ठीक है। नाउ f1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि रूट है 1। f2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि रूट है 2। सो we can apply रोज थ्योरम। रोज थ्योरम जो है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज देयर एग्जिस्ट्स अ सी, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट्स अ सी belonging to 1 and 2 such that f dash c 0 के बराबर होगा। अब इसको देखना है कि क्या वैसा सी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मिल जाएगा, कैसे, तो एफ डैश सी जो है सो 0 से इक्वेट करना है। तो भाई एफ डैश सी का वैल्यू कितना होगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पहले खोजिए कहाँ पे है। एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं, 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3 बराबर 0। दिस विल इम्प्लाई c की वैल्यू हो जाएगी 3/2। नाउ 3/2 जो है होता है सो बिलोंग करता है किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। So Ro's theorem is verified. Ro's theorem is verified. वेरीफाई करने में क्या क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। इंटरवल में तो सबसे बेस्ट है कि आप उसका ग्राफ खींच लीजिए। अदरवाइज आप दूसरा
मेथड भी अख्तियार कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तो उस पॉइंट को खोजिए, वहां पे एक शो कर दीजिए कि एक एक कोई पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सीट में है, देखिएगा। तो अगर कोई भी ऊपर का चीज अगर मिस हो जाता है कि फंक्शन या तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सीधा हम बोलेंगे कि रोज थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो उस केस में क्वेश्चन नहीं रहेगा कि वेरीफाई द रोज थ्योरम। जब वेरीफाई हो ही नहीं सकता है तो वेरीफाई क्यों देगा वो? वेरीफाई जब करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रोज थ्योरम का चीज है सो एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसको चेक करना है एक बार, फिर सी की वैल्यू वहां से आप निकाल देंगे। अब बताइए कि एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, y बराबर मॉड x है और x बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक में, सो दैट चेक कीजिए, check the validity of रोज थ्योरम। बनाइए क्वेश्चन को। देवांगी, आपको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक। सर रॉल्स थ्योरम वैलिड नहीं है, जीरो पे वैलिड नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है। सब लोग थोड़ा देख लीजिए एक बार। ये क्या है, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि इस ये आसान क्वेश्चन आप किए हैं, मन से किए हैं, सारा कुछ देख कर किए हैं, तो बड़े क्वेश्चन में आइडिया लगाने में आपको आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा क्वेश्चन से नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे क्वेश्चन को ही लगाने से होता है। रूल है ये। छोटा सा क्वेश्चन है ये, अगर सब कुछ नहीं देखे हैं तो लोग गलतियां क्या करते हैं, y बराबर, अच्छा मॉड x है, -1 डालो 1 आ गया वैल्यू, 1 डालो 1 आ गया वैल्यू, एफ ए बराबर एफ बी आ गया, अब रोज थ्योरम लगा दो, वहीं पे फंस जाते हैं। एग्जाम के बाद कहेंगे बहुत आसान पेपर आ गया था। तो रोज थ्योरम जब भी अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट को कोट करेंगे, स्टेटमेंट में इधर उधर का नहीं, जो स्टेटमेंट लिखाए हैं या तो आप इसी को कॉपी करके कर सकते हैं, नहीं तो अपने भाषा में तीनों कंडीशन को लिखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। y बराबर मॉड x का ग्राफ कुछ v शेप का होता है, ऐसा होता है। x बराबर -1 कहीं यहां पर लाई करता है और x बराबर 1 कहीं यहां पे लाई करता है। वन पे तो वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है। y बराबर एफ एक्स और मॉड x is continuous in -1 to 1। y बराबर मॉड x is not differentiable at x बराबर 0। इसको आप दो ढंग से प्रूफ कर सकते हैं, या तो आप देंगे फ्रॉम ग्राफ we can observe a corner point।
कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर ऑब्लिक शार्प पॉइंट एट x बराबर 0। अदरवाइज चेक RSD एंड LSD एट x बराबर 0। RSD का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h माइनस 0 अपॉन h हो जाएगा। जब h ग्रेटर देन 0 है तो मॉड h h हो जाता है। ऐसा सवाल किए हैं डिफरेंशियबिलिटी में, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली LHD का वैल्यू कितना होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h बाई माइनस h बराबर -1 हो गया। इसलिए LHD इज नॉट इक्वल टू RSD, LHD इज नॉट इक्वल टू RSD at x is equal to 0. Hence function mod x बराबर 0 is not differentiable, not differentiable at origin। origin पे differentiable नहीं है, इसलिए Rolle's theorem is not applicable। Rolle's theorem is not applicable। हो गया, इतना ही लिखना पड़ता है। लिखने का भी सिखा रहा हूं कि कैसे लिखना है, ग्राफ बनाना है। कोई भी फाजिल बात इसमें नहीं है, जितना जरूरत का बात है वही सब है कि नहीं? इतना चीज करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन दिया हूं ना रोल्स थ्योरम का, तो ये 5 का 5 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, काफी पॉपुलर थ्योरम है ये भी, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का है, ये सब सब 11-12 का है। याद कीजिए ना, 11-12 में आपने पढ़ा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। खुशी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन लैग्रेंज इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम भी एक होता है, उतना काम का नहीं है वो, है ना। और एक रोल्स थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट है, और एक कुशी मीन वैल्यू थ्योरम है। ये इस 3 से सवाल जो है सो आपको आते रहता है। इसका स्टेटमेंट लिखिए, इफ इज कंटिन्यूअस in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b। ठीक है, then there exists a C belonging to A and B a point C belonging to A and B such that क्लियर है?
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये किसके बराबर होता है? एफ डैश सी के बराबर होता है। इसको कैसे देखते हैं, इसका फील कैसे लेंगे? तो फील लेने के लिए आपको ग्राफ है सो प्लॉट करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उसका ग्राफ जो है प्लॉट करना होगा। लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, और कुछ हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसा कुछ, लेट अस सपोज ऐसा कुछ फंक्शन है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए है, ये क्या है? x बराबर a है, यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं x बराबर b, तो x बराबर a के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उसको कितना होगा? एफ ए आएगा। x बराबर b के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा सो दैट विल बी एफ बी। अब क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये जो लाइन है ए और बी, इसका स्लोप क्या होगा बताइए? स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना स्लोप किसी पॉइंट का। अगर पॉइंट होता है, अगर ऐसा पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो उसी ढंग से स्लोप लिखते हैं y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। तो ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या है? पॉइंट लिखे ना, a कॉमा एफ ए है, ये जो पॉइंट है b कॉमा एफ बी है। इसका y कोऑर्डिनेट एफ बी है, इसका y कोऑर्डिनेट एफ ए है, इसका x कोऑर्डिनेट a है, इसका x कोऑर्डिनेट b है। तो इसका जो स्लोप लिखिएगा तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b माइनस ए हो जाएगा। सिंपल है। तो ये तो स्लोप हो गया। तो ये स्लोप के पैरेलल में एक लाइन हम टेंजेंट हम सोच रहे हैं इस ब्लू वाले कर्व पे खींचना, कि सच दैट इसका जो है सो इसी सेम स्लोप का एक लाइन खींचना चाह रहे हैं हम। एक लाइन खींचते हैं, जैसे एक लाइन खींचिए, यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम एक ऐसा पॉइंट हम यहाँ फिक्स करना चाह रहे हैं ए और बी के बीच में, कि इसका टेंजेंट ये हरा वाला लाइन के पैरेलल हो जाए, तभी ना दोनों का स्लोप होगा सेम होगा। दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम होता है ना, पता है ये सब बेसिक बात सब है, कुछ नहीं है इसमें। क्या बन गया है? पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, एज्यूम कर लीजिए पैरेलल है ना। ये पैरेलल अगर होगा तो थोड़ा और नीचे खींचना चाहिए था तब आता। तो ये ही पॉइंट है हमारा सी है। मीन वैल्यू थ्योरम के केस में सी भी कुछ ऐसा निकल रहा है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? एफ डैश सी। एफ डैश सी हम ऊपर में पूरा लिखे हैं कि एफ डैश सी क्या होता है? किसी भी कर्व y बराबर एफ एक्स पे एट पॉइंट सी पे जो टेंजेंट का स्लोप है वही एफ डैश सी होता है। और इसी टेंजेंट का स्लोप, अब ये पैरेलल लाइन है ना, ये ए बी इज पैरेलल टू, ये लाइन L1 है और लाइन L2 है। L2 इज क्या है हमारा? पैरेलल टू L1 है। तो दोनों का स्लोप क्या होगा? देयर स्लोप विल बी सेम।
इंटेंशनली हम लोग यहाँ पे ये रेड वाला लाइन को खींच रहे हैं। इतना ही काम किया था लैंग्वेज, और ये थ्योरम बना के आप लोग को पढ़ने के लिए सिलेबस में डाल दिया। ठीक है, कुछ नया बात तो नहीं कर रहा है ना। अब आप देखो ना, अगर ए और बी को अगर सेम वर्टिकल लेवल पे रखेंगे तो ये रोज थ्योरम दे देगा ये। क्यों? सोच के देखिए कि अगर ए और बी पॉइंट को सेम वर्टिकल लेवल पे, अभी ऐसा है दोनों पॉइंट, ऐसे अगर दोनों पॉइंट को रख देंगे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंट को ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो लाइन बन रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एफ डैश सी 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ए और बी को अगर सेम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल पे अगर आप रखते हो, ठीक है, देन द सेम थ्योरम इज कन्वर्टेड इनटू रोज थ्योरम। रोज थ्योरम बन जाएगा ये। करके देखिए ना, इधर एफ डैश सी को 0 कर दीजिए तो एफ बी बराबर एफ ए हो जाएगा। अब ये यही दो कंडीशन था ना इसमें। लैंग्वेज में भी ए टू बी में क्या होता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी में होना चाहिए। तो सी एक एग्जिस्ट करेगा ए टू बी में, और एक कंडीशन नीचे से आ गया एफ ए बराबर एफ बी। तो रोज थ्योरम जो है सो क्या है, एक्चुअली इम्बेडेड है किसके भीतर में, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम का। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि रोज थ्योरम का एक्सटेंशन है लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है बात? यही एक थ्योरम था जिसका यूज करके क्वेश्चन है सो इस बार 66 में क्वेश्चन आया था। आप लोग काइंडली उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर है आप लोग के पास, उसमें ये क्वेश्चन नहीं डाला हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में डालेंगे उसको। एक क्वेश्चन कुछ भी हम एक उठाकर दिखाना चाहते हैं आप लोग को। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछा था ना सवाल, बोलिए। ये सवाल मैं हर एक बैच में कराता हूं। कभी का कॉपी किसी का निकाल के आप देखिएगा। यूज लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दिस। थोड़ा दिमाग लगाइए तो सब लोग, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इसमें करने का कोशिश कीजिए, तो थोड़ा एफर्ट लगाइए। कोई कर पाए? आप कुछ फंक्शन मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, रैंडमली कुछ पिक कर लो कि log ऑफ 1 प्लस एक्स है। ठीक है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उधर 1/1 प्लस एक्स भी हमको दिख रहा है। तो 1/1 प्लस एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स होता है। तो माइंड में आना चाहिए कि कुछ फंक्शन ऐसा कुछ लेते हैं तो कुछ काम कर सकता है, इट मे वर्क। तो log 1 प्लस एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, log x कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, पता है ना सब लोग को। log 0 कितना होता है, -∞ होता है। log 1 क्या होता है, 0 होता है। ऐसा होता है ना ग्राफ। log x के ग्राफ में कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं है, स्मूथ कर्व है, इसका मतलब ये सूटेड है। लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, आप रोज थ्योरम लगाओ, लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम 0 से लेकर, अगर हम इसको x तक में अप्लाई करते हैं, 0 से लेकर x तक में अगर हम इसे अप्लाई करें, 0 से x क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि कुछ x भी आ जाएगा इधर, 0 डालने पे x आएगा, है ना। यहाँ 0 डालो, आप स्टेटमेंट क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए
इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश सी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप b के जगह x डालिए तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी। ठीक है, एफ एक्स कितना है, log ऑफ 1 प्लस एक्स है, log ऑफ 1 प्लस एक्स, एफ जीरो कितना हो जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ डैश सी हो जाएगा। एफ डैश सी किसके बराबर है, 1/1 प्लस किसके, 1 प्लस सी है ये। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू है 1/1 प्लस सी है। अब 1/1 प्लस सी जो होगा, सी की वैल्यू कहां से कहां है, 0 से लेकर x तक के बीच में होगा। तो c का वैल्यू जब x से छोटा है तो 1 प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से छोटा हो जाएगा। तो 1/1 प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के। ये चीज कितने लोग को समझ आ रही बात। सी का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर x के बीच में है। तो 1 प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस एक्स से छोटा होगा। तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। करके देखिए ना, 2 लेस देन अगर 3 होता है तो 1/2 क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है 1/3 के, है ना। पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा तभी काम करेगा ये। तो हम लोग लिख क्या पाएंगे, 1/1 प्लस सी जो है सो ग्रेटर देन है, मतलब इसको आप अगले लाइन में लिखिए, इसको ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, 1/1 प्लस एक्स के। तो एक यहां से प्रूफ होके आ रहा है, देखिए तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन है 1/1 प्लस एक्स। तो क्या प्रूफ हो रहा है इधर से, ऐसा कुछ प्रूफ हो जाएगा ये, log ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा x/1 प्लस एक्स। हाँ, इसलिए x/1 प्लस एक्स जो हो जाएगा तो लेस देन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर है ये, बोलिए ना चंदन। एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ये दूसरा पार्ट के लिए सोचिए। c लेस देन x है, वहां से c इज लेस देन x है, यहां से करके देखो ना, c इज ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 के। तो 1/1 प्लस सी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1 के। हाँ 1/1 प्लस सी लेस देन 1 कीजिएगा तो log ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स नहीं हो जाएगा। सब तो दिया ही हुआ है, मैनिपुलेट करना है, सी को हटाना है, एक्स का टर्म लाना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो यही नियम है, होता है। जिस ढंग का चीज लाना है, आप 2 प्लस सी यहाँ रहता, मान लो 2 प्लस सी, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ते और उस हिसाब से फिर रेसिप्रोकल लेते, कंडीशन बनाते।
ये क्या है, टेक्निक हो गया, यही ना टेक्निक है। बाकी सब चीज तो आप पढ़े, थ्योरी हो गया, ये टेक्निक हो गया। एक प्रॉब्लम में लगाएं, दूसरा प्रॉब्लम कोई आएगा तो उसमें भी यूज करने का कोशिश करना है। तो अगर 1+1/1+c लेस देन 1 है तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ अगेन क्या था, log ऑफ 1+x/x बराबर 1/1+c है। ये क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 प्रूफ किया है ना। c ग्रेटर देन 0 था, c जो 0 से बड़ा था, तो 1+c क्या है, 1 से बड़ा होगा। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 1/1+c क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे ही सर रेसिप्रोकल लेंगे उलट जाएगा। हाँ बोलिए। सर सी को एक्स से लेस देन कैसे मानना है? मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि जब भी आप लगाते हो ए टू बी में मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि ए और बी के बीच में स्ट्रिक्टली लाई करेगा। तो जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू x है, तो जो सी लाई करेगा सो x से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। यही बात तो कह रहे हैं। पर सर वहां पे सी लेस देन एक्स जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्स तो सर कोई जनरल वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना उसका ये इंटरवल में। इंटरवल ही हम ले लिए हैं, 0 से x लिए हैं। अच्छा एक्स लास्ट है उसका। हाँ यही ना इंटरवल है ये, जो ए टू बी में हम बात करते हैं तो यहाँ 0 to x लिए हैं। ऐसे ठीक है, मतलब क्वेश्चन बी में की 0 to x टाइप का ही लेते हैं। ठीक है। ठीक है, मुझे एक्स मुझे लगा था जनरल वैल्यू है। नहीं जनरल कुछ भी x होगा तो वो भी इंटरवल, कहीं से कहीं इंटरवल हम बना सकते हैं ना, वो हमारे मन के ऊपर है। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से इंटरवल सेट करते हैं। ठीक है, ठीक तो अब जब ये 0 to x के बीच में लाई कर रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम इस पे हम इम्पोज करेंगे तो एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए ना भाई। कहाँ पे, जो 0 और x के बीच में ही लाई करना चाहिए, मतलब c ग्रेटर देन 0 होगा, c लेस देन x होगा। एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए हमने बात किया, लेस देन x के लिए बात किया है, फिर एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए बात किया, तो 1/1+c लेस देन 1 हो गया। तो यहां से आप लेस देन ये 1 हो गया, तो 1/1+c तो इसके भी बराबर तो है। तो यहाँ पे log ऑफ 1+x/x लेस देन 1 हो गया। इट मींस व्हाट, log ऑफ 1+x जो हो गया सो x से छोटा हो गया भाई, है ना। तो अब log 1+x x/1+x से बड़ा है, एक इक्वेशन बोलिए इसको, और x से छोटा है बी इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम a and b we get log of 1+x is greater than x and less than x/1+x। इन्हें प्रूफ करना था। उल्टा लिख दिया हूं क्या, ग्रेटर देन है x/1+x लेस देन x है। कंडीशन क्या आया था हमारा, उल्टा लिख दिए सर। ग्रेटर देन x/1+x है और लेस देन x है। ये उल्टा हो गया, ये इसको चेंज कीजिए। समझ आया, कितने लोग को समझ आया, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को आया है और आगे भी आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग एक दो करा ही देते हैं, अब जितना कराएंगे सब थोड़ी आएगा एग्जाम में।
नहीं, सर ये समझ आया ये आइडिया कि कैसे कर रहे हैं। इनइक्वालिटी को सेट करने के लिए एक फंक्शन मान रहे हैं, उस पे हम लोग एलएमबीटी लगा रहे हैं, दो कंडीशन आ रहा है, उससे हम लोग कंडीशन निकाल के आंसर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन, सेम आइडिया क्वेश्चन जो है सो इस बार आया था, तो उसको आप लोग काइंडली देखिएगा। क्वेश्चन में 2A 2B में कोई क्वेश्चन था, 2B था शायद, है ना, उसको बनाइएगा। और इस सीट में अब आप लोग कहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं बताइए। एलएमबीटी का 1 2 3 4 5 बनाकर देखिएगा, 6 बनाकर देखिएगा, 7 8 बनाइएगा। एक कोसी मीन वैल्यू थ्योरम बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक, है ना। होप सो इधर कुछ बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। एक एसिम्प्टोट बचा हुआ है सिंगल वेरिएबल में, तो एसिम्प्टोट को हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना मेन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से ही सवाल आता है। इस साल आया है सिंगल वेरिएबल से, लेकिन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बिना हम ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ सकते हैं, नहीं हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ सकते हैं, कहीं भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को बहुत सॉलिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा खासा टाइम वो उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। रोज थ्योरम, एलएमबीटी, जितना प्रॉब्लम इसमें दिए हैं एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन है सो बनाइए, डिस्कशन कीजिए नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी। हम लोग मल्टी वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार मल्टी वेरिएबल कैलकुलस खत्म हो जाता है तब समझिए आपका कैलकुलस का 80% क्वेश्चन आप लोग है सो फिर लगाना शुरू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप लोग का मल्टी वेरिएबल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, फिर हम इसी बैच में स्टार्ट करेंगे, इसी टाइमिंग में सब कुछ वही उसी स्लॉट पे स्टार्ट हो जाएगा आपका वेक्टर कैलकुलस। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है कि सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कोई कहता है कि शुरू में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, तो नहीं पॉसिबल है। तो मैं बोलूंगा ग्रीन्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या है, तो समझ ही नहीं पाएगा, तो बच्चा कैसे उसको इंटीग्रल लगाएगा, है ना। तो माइंड में ये चीज रखना है, डेली जो भी पढ़ाई हो रही है, जितना ही कर रहे हैं अच्छा से कीजिए, तब वो लॉन्ग टर्म में आपको काम देगा। और कुछ भी पेंडिंग वर्क मत रखिए, बैकलॉग सब नहीं रखिए। जो भी काम दे रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन है कहाँ, 20-25 क्वेश्चन इतना तो कर ही सकते हैं, एक दिन में बैठिएगा सब कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे, ये जितना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देखना। और सेम क्वेश्चन को एलएमवीटी से भी प्रूफ कर सकते हैं। इस बार का भी जो क्वेश्चन आया उसको भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाया जा सकता है, लेकिन बनाइएगा तो काट देगा। आपको बोल रहा है कि एलएमवीटी अप्लाई कीजिए, फिर कुछ और अप्लाई करना है तो कीजिए, एलएमवीटी उसको दिखना चाहिए। क्वेश्चन एक ही होता है, इंस्ट्रक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्या पूछ रहा है, किसको अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आइडिया बनेगा। कितना भी हम थ्योरी पढ़ा देंगे उससे आइडिया नहीं बनेगा। आइडिया बनेगा ये जब प्रॉब्लम शीट अटेम्प्ट करेंगे। तो काइंडली एवरीवन अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम शीट बिफोर द नेक्स्ट क्लास, परसों से पहले खत्म कीजिए इसको एलएमबीटी तक, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर।